बुढ़ापे की अंधेरी रात। सुमित अमेरिका में रहता है और उधर ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वो अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है जहां पर उसको अपॉइंट किया गया है। वह इंडिया जाने के लिए उत्साहित है क्योंकि पूरे 4 साल बाद भाई इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में बैठकर वे अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने मम्मी पापा को भी याद करता है। अपने दादा दादी से सुमित को कुछ ज़्यादा ही लगाव था क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती थी। सुमित को वो दिन आज भी याद है जब उसकी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से थप्पड़ भी खा लिया था। उसके दादाजी रामकिशन और दादी सुमित्रा अपने पोते को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। जब सुमित विदेश जा रहा था तो हफ्ते भर से दादी के तो आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि घर में एक सुमित ही था जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती है, बेटा सुमित, तुम विदेश पढ़ने के लिए चले जाओगे तो मुझे तो इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर बनकर जब आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का ही इलाज करना। सुमित भी अपने दादा दादी के गले लग जाता है और कहता है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बनकर आऊँगा और दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूँगा। आप चिंता मत करना दादी। सुमित विदेश चला जाता है। विदेश में 4 साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वो इंडिया वापस आ रहा है। वो भी दिल्ली के एक नामी गामी अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर रामकिशन जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पास के ही सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर के दिखाने के लिए चले जाते हैं। 10 रुपया का पर्चा कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर रामकिशन जी को देखने के बाद कहता है कि आपकी शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाहर दुकान से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ जो सस्ती भी है, आप आराम से खरीद लेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर रामकिशन जी को अच्छी तरह से जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरह से परिचित था। रामकिशन जी डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और दवाइयाँ का पर्चा लेकर बाहर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं और ऑटो का इंतज़ार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए सुमित्रा जी कहती है, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। सुमित्रा जी ऑटो को हाथ देती है और उस ऑटो में बैठ कर के अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। ऑटो में बैठते ही झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही रामकिशन जी अपने पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, याद है सुमित्रा, तुम्हें बारिश में नहाना कितनी पसंद है। हर बारिश में 1 से 2 बार जरूर भीगती थी, लेकिन अब तो डर लगता है। अब हमारी उम्र हो गई है, अब तो बारिश से डर लगता है कहीं भीग के बीमार न पड़ जाए। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है, लेकिन उनके घर के पास वाली गली बहुत ही संकरी है जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकता है, उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए दोनों अपने घर के बाहर वाली गली में ही उतर जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन घर भी पहुंचना है। सुमित्रा जी अपने पति की दवाइयों को एक पॉलीथीन में लेकर अपने साड़ी के पल्लू से छुपा लेती है कहीं भीग न जाए
और अपने पति का हाथ पकड़ के धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती है, कहीं उनके पति फिसल कर गिर ना जाए, इसलिए वो अपने पति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चली जा रही है। घर के बाहर वाले कमरे में बैठी बहू दूर से ही अपने सास ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेती है और अपने पति पवन को बुलाते हुए कहती है, देखो इतनी बुढ़ापा में भी तुम्हारे मम्मी पापा इश्क फरमा रहे हैं। दोनों लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले आ रहे हैं। अरे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, इतना बुढ़ापा आ गया है। मोहल्ले के 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पवन भी आंखें तरेड़ते हुए कहता है, आने दो, आज मम्मी पापा को देखता हूँ, अच्छी तरह से समझा दूंगा। इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला कर रख देंगे। ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, शर्म नहीं आती है। लेकिन वो दोनों ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इश्क फरमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा देने के लिए पकड़े हैं, कहीं बारिश में कोई फिसल कर गिर ना जाए। जैसे ही सुमित्रा जी और रामकिशन जी घर पर आते हैं, बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? घर में बहुएं आ गई है, नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरे मोहल्ले में बड़ी शान से चले आ रहे हो। सुमित्रा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी का हाथ इसलिए पकड़ी थी कहीं वो फिसल कर गिर न जाए। तुम्हें तो पता है पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक पैर ठीक नहीं हुआ था, और बेटा मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार में लेकर के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कह करके सुमित्रा जी अपने गीले कपड़ों को बदलने चली गई और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती हैं कि आप भी कपड़े बदल लीजिए। रामकिशन जी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने उस काम को छोड़ दिया है। उनसे इस उम्र में अब चलना फिरना नहीं बनता और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। पवन ने भी अपने पिताजी के ही बिजनेस को अपनाया था। ट्रांसपोर्ट में रामकिशन जी की अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लाइन में लगवा दिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। रामकिशन जी के पास जितने भी जमा पूंजी थी उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी, और भी पैसे कमाए थे वो घर बनवाने में खर्च कर दिए। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ रखे थे। अब जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती थी तो उन्हें दवाइयाँ के लिए, छोटी छोटी ज़रूरत के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और बेटे बहू को 150 रुपया देने में भी आफत आ जाती है। बहू अपने लिए 5,000 की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर माँ बाप के ऊपर 500 भी खर्च कर दे तो बहू घर में कलह कर देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्चा बढ़ाते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन रागिनी पवन से कहती है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप से तंग आ गई हूँ, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो उनके खर्चे उठाओ, ऊपर से बूढ़े बीमार रहता है, तो अब सास भी कोई काम नहीं कर पाती हैं, पूरा दिन अपने पति की तीमारदारी करती रहती हैं। मेरे बस का नहीं है कि बूढ़ा बूढ़ी को बनाकर खिलाना। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ कर आओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं इनको अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं, घर में बैठे बैठे खर्च ही बढ़ाते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर पैसे खर्च करना फालतू ही है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। पवन कहता है, तुम चिंता मत करो रागिनी, हफ्ता 10 दिन में ही इन लोगों को घर से निकालने का इंतजाम करता हूँ। 10 दिन बाद पवन अपने माता पिता से कहता है, मैं दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से बात की है
और सोचा है आपको उधर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँ। आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँगा तो आप ठीक हो जाओगे। बहू भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है सही कह रहे हो, पापा को एक बार दिल्ली में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। राम किशन जी और सुमित्रा जी अपने बेटे बहू की इतनी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गए। वो तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है तो दिल्ली कैसे ले जा रहा है। सुमित्रा जी कहती है बेटा तुम अपने पिताजी को इतनी दूर तक दिखाने ले जाओगे, इससे अच्छा है तुम पास कहीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो तो वो ठीक हो जाएंगे। अरे माँ आप भी कैसी बातें करती हो, मैंने अपने एक मित्र से बात की है, वो दिल्ली के एक बड़े से अस्पताल में काम करता है, उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊँगा। मैंने उससे सारी बात कर ली है, बस आप कल चलने की तैयारी कर लो, परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। अपने एक दो जोड़ी कपड़े भी लेकर के चलना, क्योंकि उधर 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। पवन की बातें सुनकर के सुमित्रा जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधर गया है, उसे अपने पिता की चिंता होने लगी है, इसलिए वो अपने पिता को दिखाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वो भी खुश होकर के अपने और अपने पति के बैग को लगा लेती है और दूसरे दिन ही राम किशन जी और सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। सुमित्रा जी और राम किशन जी को दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल के सामने लेकर आते हैं। उस अस्पताल को देखकर सुमित्रा जी की आंखें चौंधिया जाती है। अरे इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैं आज तक नहीं देखी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारी नर्सें घूम रही हैं। पवन अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठता है। इतना कहकर पवन और उसकी पत्नी उधर से निकल जाते हैं। सुमित्रा जी और रामकिशन जी अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएगा। लेकिन इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए, ना ही बहू वापस आई और ना ही बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटा बहू का कोई अता पता नहीं था। वो तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू उन्हें दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को दिल्ली में छोड़ने के लिए आए हैं। माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें दिल्ली छोड़ करके चले गए। सुमित्रा जी अस्पताल के बाहर घबराए हुए नज़रों से चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती रहती है। लोगों से पूछती रहती हैं कि आपने मेरे बेटे बहू को देखा क्या, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कौन किसको जानता है। राम किशन जी को शक होने लगता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया है, बेसहारा कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। सुमित्रा जी को जब पता चलता है कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, तो वो अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और सोचती है कैसी किस्मत पाई है हमने। पूरे ज़िंदगी इतने संघर्षों में निकाली है और अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया, और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात सुमित्रा जी रोती रोती गुजार देती हैं। सुबह होते ही पास के ही ढाबे से वो अपने पति के लिए और अपने लिए 1 कप चाय लाती हैं। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का भी खर्चा चला सके। 2-4 दिन तो वो उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाते हैं और जितने पैसे होते हैं उससे थोड़ा बहुत खा पी कर अपना गुजारा कर लेते हैं।
2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजारा करें। सुमित्रा जी चाय और नाश्ता लेकर के आती हैं। वह उसी ढाबे वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा कोई काम हो तो मुझे दे देना, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कुछ काम कर लूँगी तो खाने के लिए पैसे निकाल लूँगी। ढाबे वाला व्यक्ति कहता है, माताजी आप चाहें तो मेरे ढाबे के बर्तन धो सकती हैं, उसके बदले में मैं आप दोनों को कुछ पैसे दे दूँगा और साथ में सुबह शाम चाय भी दे दूँगा। अब सुमित्रा जी क्या करती, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था उनके पास। किसी तरह से अपना और अपने पति का गुजारा करने लगती हैं। अब सुमित भी दिल्ली में आ चुका है। आज उसका दिल्ली के नामी ग्रामी अस्पताल में पहला दिन है। वो होटल से तैयार होकर के अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वह अपनी कार में बैठ कर के जाने लगता है तो देखा कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उस पर ऐसे लग रहा है जैसे उसकी दादी हो और पास में ही छड़ी लिए दादाजी बैठे हैं। लेकिन फिर आगे को चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे, वो भी चाय की टपरी पर। लेकिन उसका मन नहीं मानता है। सुमित दोबारा अपनी कार को वापस घुमाता है और उस चाय की टपरी के पास जाता है और जैसे ही उधर जाता है तो वो देख कर के दंग रह जाता है कि अरे ये तो सच में उसके दादा दादी ही हैं और दादी चाय के बर्तन धुल रही है। दादाजी उधर ही एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज़ देता हूँ, दादी आप इधर क्या कर रही हो। जैसे ही दादी मुझे देखती है बर्तनों को छोड़कर पास आ जाती हैं और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी इधर बर्तन क्यों धुल रही है और मेरे दादा दादी इधर अकेले क्यों हैं। मेरे मन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ, दादी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप बताओ क्या बात है, आप इधर क्या कर रही हो, इधर कैसे आई हो। दादी रोते रोते अपनी सारी आप बीती मुझसे बता दी। मैं सुन करके दंग रह जाता हूँ। अपने मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। दादाजी भी अपने कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे हैं और खांस रहे हैं। मुझसे दादाजी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को अस्पताल में भर्ती करता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता है। हफ्ते भर में वो अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब दादा दादी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ। अभी मैं घर लेकर नहीं जाता हूँ। जैसे ही घर पहुँचता हूँ मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा से दादा दादी के बारे में पूछता हूँ कि वो किधर हैं, तो मम्मी झूठ बोल देती है कि वो दोनों बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चले गए। मैं मम्मी के दोहरे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि मेरी मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए, आप लोगों को मैं विदेश घुमाने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए उनको घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकलकर दादा दादी के पास आ गया। पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरा दिन मम्मी पापा इंतज़ार करने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगती है, बेटा तुम हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए थे। मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी और तुम्हारे पापा तो कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे कम से कम बता कर तो जाते कि कहाँ जा रहे हो। मुझे इधर अकेला छोड़ करके चले गए। अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित कहता है, क्यों माँ, जब आपने दादा दादी को अकेला छोड़ा था तब सोचो उनको कैसा लगा होगा, और आप तो कभी उनको वापस लेने भी नहीं आए। आपको तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, इस दुनिया में है भी या नहीं।
मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा के तो पसीने ही छूट गए। मम्मी पापा सकपकाकर ज़मीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए मैंने आपको छोड़ दिया तो आपको कितना बुरा लगा। क्या क्या सोच लिया आपने, और आपने तो दादा दादी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। सोचो, अगर ऐसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करता, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता, तो आपको कैसे लगता। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। तभी सुमित अपने दादा दादी को मम्मी पापा के सामने लेकर आ जाता है। अपने माँ बाबूजी को सामने देखकर पवन उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबूजी मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपके साथ बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे ही बेटे ने ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दे दी। अब आप दोनों घर चलो, आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। राम किशन जी और सुमित्रा जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं और सभी लोग हंसी खुशी फिर से गांव में आकर रहने लगते हैं। सुमित भी बहुत खुश है कि उसके मम्मी पापा सुधर गए हैं और दादी बाबा को अच्छी तरह से रखेंगे। वो अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह से समझा देता है कि आप दादा दादी के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।